नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, हाल ही में भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। भारत ने एक ऐसी महिला जो कि जनजातीय वर्ग से आती हैं, यानी कि एक ट्राइबल वुमेन को अपना नया राष्ट्रपति चुना। इनसे पहले जो हमारे महामहिम हैं दोस्तों, वे भी दलित वर्ग से संबंधित हैं। भारत के लिए ये एक गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों, ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि पिछले कुछ वर्षों में दलितों और जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। इस बात की पुष्टि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में एक रिप्लाई देते हुए की। दोस्तों, इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए ऑलरेडी हमारे देश में एक विशेष कानून प्रभाव में है। इस कानून को हम SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के नाम से जानते हैं। आज के अपने इस सेशन में दोस्तों हम इसी कानून के कुछ फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के ऑफेंसेस को इस कानून में कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू लेकर आया है स्टडी आईक्यू जुडिशरी, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो जुडिशरी या फिर किसी अन्य लीगल एग्जामिनेशन जैसे कि क्लैट आदि की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लीगल अवेयरनेस में भी विश्वास रखते हैं तो भी आपको चैनल ये काफी मदद देगा। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की तरफ से एक अच्छी खबर है। हमारा एक लाइव बैच लॉन्च होने जा रहा है 1 अगस्त 2022 से। ये इवनिंग बैच रहेगा, यानी कि इसकी जो क्लासेस रहा करेंगी वो शाम 6 बजे से रहेंगी। आपको करना क्या है, चांद लाइव का ये एक कोड अप्लाई करना है और आप इस बैच को 19,499 रुपीज में एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेल कर सकते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में पेश किए। इन आंकड़ों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ जो अपराध 2018 में हुए तो वो लगभग 42,800 के आसपास थे। यह आंकड़ा बढ़कर 2020 में 50,000 को क्रॉस कर जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ अगर अपराधों की बात करें तो 2018 में ऐसे 6500 मामले यानी कि 6,500 मामले हमें देखने को मिलते हैं। यह आंकड़ा बढ़कर 2020 में 8,000 को क्रॉस कर जाता है। अगर हम स्पेसिफिक ट्रेड्स यहां पर अगर स्टेट्स की बात करें दोस्तों, तो यूपी और बिहार ये दोनों ऐसी स्टेट्स रही जहां पे सबसे ज्यादा अपराध होता है शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ। आप यहां पर आंकड़े देख सकते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों ही स्टेट्स में सबसे ज्यादा अपराध शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम इस कानून पर आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, हम एंशिएंट हिस्ट्री से अगर शुरुआत करें तो हम जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में बंटी हुई थी। उसमें जो सबसे लोएस्ट वर्ण जिसे समझा जाता था वो थे शूद्रास। अब हमेशा से शूद्रास के खिलाफ तभी से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जानी शुरू हुई, खास करके पोस्ट वैदिक एजेस में, और उसके बाद अनटचेबिलिटी के साथ साथ उनके खिलाफ एट्रोसिटीज भी शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हाल हमारे ट्राइबल्स का भी रहा है। खैर, वहां से हमारा पूरा इतिहास इस तरह से चला। बात करते हैं आजादी की। आजादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए, अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए खास करके विशेष प्रावधान लाया गया फंडामेंटल राइट के फॉर्म में। आर्टिकल 17 को हमने लाया जो कि हर तरह की अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। एक टाइमलाइन को अगर हम देखें तो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसमें आर्टिकल 17 था। 1955 में एक विशेष कानून आता है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इस कानून में कुछ जो कमियां थी उन्हें पूरा करने के लिए 1976 में एक अमेंडमेंट लाई गई, लेकिन तब भी ये कानून कुछ खास कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद अल्टीमेटली हमें SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लेकर आना पड़ा। चलिए अब इस कानून को देख लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं। दरअसल इसमें आईपीसी में जो अपराध दिए गए हैं उससे अलग अपराधों को भी कवर किया गया है। ऐसे अपराध जो कि आईपीसी में कवर्ड नहीं है उनको भी यहां पर कवरेज मिली है। साथ ही में यहां पर एक विशेष बात यह है दोस्तों कि यह कानून तभी फोर्स में आता है जब कोई नॉन SC/ST किसी SC या ST के खिलाफ अपराध करे, यानी कि कोई गैर दलित या गैर जनजातीय व्यक्ति किसी दलित या जनजातीय के खिलाफ अपराध करता है तभी यह कानून फोर्स में आता है। अगर कोई एक SC व्यक्ति दूसरे SC व्यक्ति के खिलाफ अपराध करता है तो यह कानून फोर्स में नहीं आता है। दूसरी बात यह कि इसमें एक सेक्शन 3 है जो कि एक विशेष इंटरेस्ट का सेक्शन है दोस्तों, जिसमें एक बहुत ही लंबी लिस्ट दी गई है उन सभी ऑफेंसेस की जो कि इस एक्ट के तहत पनिशेबल बनाए गए हैं। इसमें अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इस तरह के अपराध कोई करता हुआ पाया जाता है तो उनके लिए
और ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का भी यहां पर प्रोविजन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं सेक्शन 3 की। एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जो कि हम यहाँ पे सारे ऑफेंसेस तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन कुछ उसमें ऑफेंसेस जो दिए गए हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कहता क्या है इस सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1, कहता है जी नॉट बीइंग हूएवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ एससी और एसटी, यानी कि वो व्यक्ति जो कि गैर दलित है या फिर गैर जनजाति है, अगर इनमें से कोई अपराध करता है तो उसे सजा मिलेगी। क्या क्या है? फोर्सेज अ मेंबर ऑफ एससी और एसटी टू ड्रिंक और ईट इनएडिबल और एब्नॉक्शियस सब्सटेंस, यानी कि अखाद्य पदार्थ आप खाने के लिए किसी को मजबूर करते हैं जो कि एससी या एसटी व्यक्ति है, या फिर आप किसी एससी या फिर एसटी व्यक्ति के घर के बाहर कूड़ा कचरा या फिर किसी मृत जानवर का शरीर फेंकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंजरिंग और इंसल्टिंग द एससी या एसटी व्यक्ति, या फिर फोर्सिबली आप किसी दलित या फिर जनजातीय व्यक्ति के कपड़े उतारकर उसे नग्न अवस्था में सबके सामने परेड करते हैं, उसे इंसल्ट करने के लिए उसके मुंह पर कालिख वगैरह पहुंचते हैं, तो वो भी एक अपराध है इस एक्ट के तहत। अगर आप एक दलित या जनजातीय की जमीन को फोर्सफुली हथियाने की कोशिश करते हैं या फिर गलत तरीके से हथियाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक अपराध है। साथ ही में अगर आप दलित या जनजातीय को फोर्स्ड लेबर के लिए मजबूर करते हैं, बेगार के लिए मजबूर करते हैं, उसे भी एक अपराध बनाया गया है। इसी तरह से अगर आप किसी दलित या जनजातीय को वोट डालने से मना करते हैं, रोकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वोट डालने के लिए मजबूर करते हैं, वो भी एक अपराध है। साथ ही में अगर आप उनके खिलाफ कोई झूठे लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करते हैं, वो भी यहां पर अपराध है। साथ ही में अगर आप उन्हें पब्लिकली कभी इंसल्ट करते हैं, वो भी यहां पर एक अपराध बनाया गया है। दोस्तों इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर आप एक दलित या जनजातीय महिला के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आउटरेजिंग हर मोडेस्टी, वो भी यहां पर एक अपराध है। साथ ही में उनके जो जल स्रोत होते हैं, यानी कि ऐसे जल स्रोत, चाहे वो कोई कुआं है, चाहे वो एक स्प्रिंग है, जहां से वो रेगुलर पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसे मैला करते हैं, उसे गंदा करते हैं ताकि उनका जो पानी है वो दूषित हो सके, वो भी एक अपराध बनाया गया है। साथ ही में यहां पर बताया गया है कि कोई ऐसा रास्ता है, कोई पब्लिक का रास्ता है जिसे दलित या जनजातीय इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें वो रास्ता इस्तेमाल करने से रोकते हैं, वो भी यहां पर इस सेक्शन के तहत एक अपराध बनाया गया है। साथ ही में अगर आप उन्हें अपना घर या फिर अपनी जमीन या अपना रेजिडेंस का प्लेस छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, वो भी अपराध है। इन सभी अपराधों के लिए आपको मिनिमम जो सजा मिल सकती है वो है 6 महीने और मैक्सिमम जो सजा है वो 5 साल तक की सजा और फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। यह है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 की, जो कि थोड़ा सा और बड़े अपराधों की तरफ इशारा करता है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अगर मान लीजिए एक गैर दलित या गैर जनजातीय व्यक्ति ने किसी दलित या जनजातीय व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही या फिर कोई झूठा एविडेंस दिया, जिसकी वजह से उस दलित या जनजातीय व्यक्ति को आजीवन कारावास हो जाता है, तो ऐसे में जिसने ये झूठी गवाही दी या झूठा सबूत पेश किया, उसे डेथ तक की पनिशमेंट दी जाएगी। साथ ही में अगर आप कोई गैर जनजातीय या गैर दलित व्यक्ति किसी दलित या जनजातीय व्यक्ति की प्रॉपर्टी को आग लगाता है या उसमें कोई विस्फोट वगैरह करता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू दी प्रॉपर्टी, ऐसे केसेस में मिनिमम 6 महीने की सजा और मैक्सिमम 7 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान है। साथ ही में यहां पे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी कुछ निर्देश है। पब्लिक सर्वेंट होते हुए अगर आप इनमें से दिए गए किसी भी ऑफेंस को कमिट करते हैं तो आपको मिनिमम जो सजा है वो अब बढ़ा दी गई है। इससे पहले मिनिमम सजा क्या हो रही थी, 6 महीने हो रही थी। अब जो यहां पर मिनिमम पनिशमेंट रहेगी दोस्तों वो 1 साल कर दी गई है। ओके, सो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इनमें से दिए गए कोई भी ऑफेंस को कमिट करता हुआ पाया जाता है तो उसे मिनिमम पनिशमेंट 1 साल दी जाएगी। मैक्सिमम पनिशमेंट जो ऑलरेडी उस ऑफेंस में दी गई है वो हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 14 है दोस्तों इस एक्ट का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह मैंडेटरी करता है कि स्टेट गवर्नमेंट विद कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट बनाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ऑलराइट, सो एक स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्देश यहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को। साथ ही में सेक्शन 7 में बात की गई है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्संस की। मान लीजिए एक गैर दलित या एक गैर जनजातीय ने किसी दलित या जनजातीय के खिलाफ कोई अपराध किया, उस अपराध में जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गैर दलित ने किया या गैर जनजातीय व्यक्ति ने किया,
उस प्रॉपर्टी को भी फॉरफिट करने का अधिकार जो है कोर्ट के पास है। कोर्ट उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करके गवर्नमेंट को दे देगा। साथ ही में यहां पर अगर हम बात करें तो दोस्तों कि सेक्शन 10 यहां पर कहता है रिमूवल ऑफ पोटेंशियल ऑफेंडर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। अब मान लीजिए स्पेशल कोर्ट के पास कोई शिकायत पहुंचती है या फिर कोई पुलिस की रिपोर्ट पहुंचती है कि कोई व्यक्ति है वो दलितों या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ आकर बाहर से आकर ऑफेंस कमिट कर सकता है, इस एक्ट में दिए गए ऑफेंस कमिट कर सकता है। और स्पेशल कोर्ट इस बात से या इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड है कि कोई XYZ मंत्री है या कोई XYZ कोई व्यक्ति है, आउटसाइडर है, वो आएगा इधर और दलितों या फिर ट्राइबल्स के खिलाफ कोई अपराध कमिट करेगा, तो कोर्ट, स्पेशल कोर्ट ऐसे व्यक्ति को लिखित में ऑर्डर देकर उस एरिया में आने से मना कर सकती है। तो आपकी एंट्री वहां पर बैन की जा सकती है स्पेशल कोर्ट के द्वारा। ये एंट्री बैन का जो टाइम रहेगा, मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 साल तक का हो सकता है। चलिए सेक्शन 21 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 21 में स्पेसिफिकली जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें ये हिदायत दी गई है, उन्हें ये डायरेक्शंस दी गई हैं दैट दे हैव टू टेक ऑल द पॉसिबल मेजर्स फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। जैसे कि इन्हें कहा गया है दैट यू हैव टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लीगल एड फॉर द इफेक्टेड पर्सन्स, यानी कि कोई दलित या किसी ट्राइबल के खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो आप वो अपना पर्टिकुलर लीगल एड उसे चाहिए तो उसे दो। साथ ही में अगर कोई विटनेस है या फिर कोई विक्टिम है, उन्हें कोर्ट तक आने जाने के लिए भी पैसे नहीं है उनके पास, तो स्टेट को यह कहा गया है कि आप ट्रैवलिंग के लिए उन्हें एक्सपेंसेस दो, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह भी उन्हें देने के लिए कहा गया है। साथ ही में अगर किसी दलित घर या किसी दलित का कोई लेट्स से कम्युनिटी के खिलाफ कोई अपराध हुआ, जैसे कि प्रॉपर्टी जला दी गई, तो ऐसे में उनकी इकोनॉमिक और सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए भी स्टेट को जो है कदम उठाने के लिए कहा गया है। यह हमने 21 पढ़ा। अब देखिए इस एक्ट को और ज्यादा बढ़िया तरीके से लागू करने के लिए कुछ रूल्स को भी यहां पे लाया गया था। ये रूल्स लाए गए थे 1995 में। इन रूल्स को कहा जाता है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज रूल्स 1995। इन रूल्स में क्या क्या बातें कही गई हैं, 2-4 बातें हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कहा गया है कि स्टेट को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे जिसकी वजह से SCs और STs के खिलाफ हो रही एट्रोसिटीज को होने से पहले ही रोक दिया जाए। इसी तरह से रूल 7 की अगर हम बात करें तो अगर कभी भी कोई एट्रोसिटी होती है SC या ST के खिलाफ, अपराध होने के बाद कम से कम भी DYSP यानी कि DSP लेवल का जो ऑफिसर है वो इस अपराध को इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन को विद इन 30 डेज जो है कंप्लीट करना होगा। रूल 12 कहता है कि विक्टिम ऑफ द एट्रोसिटीज शैल बी प्रोवाइडेड इमीडिएट कैश और काइंड रिलीफ, यानी कि आपको जो एट्रोसिटीज के विक्टिम हैं, चाहे वो दलित हैं या फिर आदिवासी हैं, उन्हें आपको यहां पर रिलीफ की फॉर्म में कैश या काइंड में सहायता देनी होगी। दोस्तों ये कुछ फीचर्स हमने पढ़े इस एक्ट के। इस एक्ट के सारे ना तो हम ऑफेंसेस कवर कर पाए हैं, ना ही और इससे ज्यादा फीचर्स को कवर कर पाए हैं। 1-2 मुद्दे मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहला मुद्दा है ये कि आज भी ये आरोप लगते हैं कि ये एक्ट जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है सभी हिस्सों में। जो बाहुबली हैं या जो फिर पावरफुल पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी हैं, वो कोशिश करते हैं कि अगर उनसे कोई अपराध वो कर भी देते हैं तो इस एक्ट में इन्फ्लुएंस करते हैं वो पब्लिक अथॉरिटीज को और इस एक्ट को लागू होने से रोकते हैं। दूसरी बात ये कि कई बार ये भी शिकायत आती है कि इस एक्ट का कई केसेस में दुरुपयोग भी होता हुआ देखा गया है। इन दोनों ही केसेस को अगर हम लेकर चलें, एक बात यहां पर जो हम मानकर चलते हैं वो ये दोस्तों कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट के लिए सिर्फ एक वर्ग काफी नहीं है, पब्लिक को इकट्ठे होकर उसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा। और दूसरी बात ये कि एक्ट आ जाने से सारा जो समस्या है उसका हल नहीं हो जाता। एक्ट के साथ साथ दोस्तों पब्लिक को अपने लेवल पर भी इन समस्याओं का हल करना होगा। हम स्कूलों में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब तक माइंडसेट चेंज नहीं हो जाएगा, हम स्कूलों में पढ़ने से माइंडसेट को सिर्फ चेंज नहीं कर सकते, हमारी फैमिलीज का भी सपोर्ट होना चाहिए माइंडसेट को चेंज करने के लिए। वो सारे कदम भी उठाने जरूरी हैं। आपकी क्या राय है इस एक्ट पे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।